हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो ने जैन, यूबिन और जो जैन की और वांग ईबो की लिटिल सी डॉटर थी आशियन, उसको वांग मेंशन नहीं बोलेंगे उसको, कार्मेली मेंशन में उन्हें लेकर आ चुका था। ईबो इतना गुस्सा था ये देखने के बाद कि उसकी बेटी उससे कितना डर रही है। कैसे एक फादर देख सकता है कि उसकी बेटी उससे डरे? तो सच में ईबो बहुत गुस्सा हो गया था। और ईबो जब जैन को देखता है तब उसका गुस्सा उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो जैन को बहुत बुरी तरह से मारता है अपने बेल्ट से, जिसके बाद जैन पूरी तरह से ब्लड से कवर हो जाता है। जैन की पूरी बॉडी पर बेल्ट के निशान बन चुके थे। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था बहुत बुरी तरह से और ज़्यादा घाव बन चुके थे। जैन लाइफलेसली नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और खून उसकी बॉडी से बहता जा रहा था। जैन की पूरी बॉडी पेन कर रही थी और जैन उस दिन को याद करता है जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ से एक फ्लैशबैक। लिu हाई क्वान और जैन एक रूम में बैठे हुए थे। जैन सोफे पर बैठा हुआ था और उसके स्टमक में उसे दर्द हो रहा था और वो अपने पेट को पकड़े हुए था। लिu हाई क्वान बोलता है, जैन क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। जैन लिu हाई क्वान को देखता है और बोलता है, हाई क्वान के मेरे पेट में मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ क्या आप मुझे चेक कर सकते हैं? लिu हाई क्वान बोलता है, हाँ जैन ठीक है। फिर वो इधर उधर देखता है। जैन ये देखकर कंफ्यूज होता है और बोलता है, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? लिu हाई क्वान बोलता है, जैन एक काम करो, तुम मेरे साथ बाहर चलो क्लिनिक में। क्लिनिक मेरे रूम की दाहिनी ओर ही है, ठीक है? जैन अपने सिर हमें हिलाता है। इसके बाद जैन और लिu हाई क्वान रूम से बाहर आते हैं और वो क्लिनिक की ओर चलने लगते हैं। जैन और लिu हाई क्वान क्लिनिक के अंदर आते हैं। क्लिनिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये वांग ईबो के मेंशन के अंदर जो कि क्लिनिक बना हुआ था, क्योंकि जब भी ईबो को कभी चोट लगती थी तो लिu हाई क्वान ईबो को यहीं पर ही ट्रीट करता था। ईबो को कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि इस क्लिनिक के अंदर हर एक दवाई मौजूद है। इसीलिए जैन और लिu हाई क्वान क्लिनिक के अंदर आने के बाद जैन एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। लिu हाई क्वान फिर अपने टेलीस्कोप को निकालता है और वो जैन को चेक करने लगता है। फिर वो जैन के स्टमक का अल्ट्रासाउंड भी करता है। जब वो जैन के स्टमक का अल्ट्रासाउंड करता है तब उसे एक अनबिलीवेबल चीज़ दिखती है। ये देखकर लिu हाई क्वान सरप्राइज रह जाता है। फिर वो जल्दी से जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी उन्हें तैयार करता है। फिर वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद बाहर आता है और फिर वो जैन की नर्व्स को भी चेक करता है। जैन की नर्व्स को चेक करने के बाद वो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी उसका प्रिंट आउट निकालता है और वो ये देखने के बाद बहुत ही शॉक था। फिर वो जैन के पास आता है। जैन लिu हाई क्वान को देखता है और बोलता है, गे मुझे क्या हुआ है बताइए, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? लिu हाई क्वान जैन को देखता है और वो चुपचाप आकर जैन के पास स्ट्रेचर के पास चेयर पर बैठ जाता है। जैन ये देखकर डर जाता है और बोलता है, क्या हुआ है मुझे? क्या 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 मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है? प्लीज़ बताइए, मुझे मुझे आप डरा रहे हैं। लिu हाई क्वान जैन को देखता है और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, जैन तुम प्रेग्नेंट हो। जैन जैसे ये सुनता है तब उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो लिu हाई क्वान को देखता है और बोलता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? लिu हाई क्वान अपना सिर हाँ में हिलाता है। जैन ये देखने के बाद जल्दी से अपने स्टमक को चेक करता है और फिर वो उस प्रिंट आउट को भी देखता है। जैन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। लिu हाई क्वान बोलता है, जैन तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे और मेरे अलावा ये कोई नहीं जानता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम पर निर्भर करता है जैन कि तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो या नहीं। लिu हाई क्वान जैन से ये सब चीज़ें बोलता है और वो जैन के लिए बहुत ही वरिड था और उसे पता था कि जो ईबो था उसने जैन के साथ क्या किया था। और लिu हाई क्वान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है केस के अंदर, जब किसी का रेप होता है और रेप होने के बाद जब वो इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है तब वो अपने बच्चे को नहीं रखता है, वो अबॉर्शन करवा लेता है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वो ऐसे बेबी को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं। जैन जब ये सुनता है तब बोलता है, नहीं मैं ये बेबी चाहता हूँ, इसमें इसका कोई फ़ॉल्ट नहीं है, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? लेकिन आप मास्टर को नहीं बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? आप बिल्कुल भी उसे नहीं बताएंगे? आप प्लीज़ गगे, प्लीज़ प्लीज़ आप उनसे ये बात मत मत शेयर कीजिएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो जाने इसके बारे में। प्लीज़ क्वान गे। ये बोलकर जैन हाई क्वान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ये सुनने के बाद लिu हाई क्वान बोलता है, जैन ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बेबी जो तुम्हारे स्टमक में है ये वांग ईबो का है, हमारे मास्टर का है ये।
हम उसे नहीं छिपा सकते हैं, वो इसका फादर है। जैन, ये गलत होगा उनसे छुपाना। माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और साथ में उसे बड़े करने की। अगर ईबो को पता चलेगा तो जैन वो तुम्हारा और तुम्हारे बीबी का ख्याल रखेगा, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जैन प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और लिू हाई क्वान ये बोलकर जैन को कॉम्फर्ट फील करवाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। क्वानगे, आप जानते हैं कि मास्टर एक माफिया है और मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी उनके साथ नहीं बांटना चाहता हूँ, क्योंकि वो माफिया हैं और उनकी वजह से मेरा बच्चा भी डेंजर में पड़ जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं अकेले अपने बच्चे की जिम्मेदारी लूँगा। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी उन्हें पता चले। मैं बिल्कुल भी मेरे बच्चे को ये नहीं बताना चाहता हूँ कि उसका फादर एक माफिया है। नहीं, ये मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। प्लीज़ क्वानगे, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ गेगे। ये बोलकर जैन फिर से जो हाईक्वान है उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है। लिू हाईक्वान भी फिर जैन की बात समझ जाता है कि जैन क्या कहना चाहता है। लिू हाईक्वान बोलता है, ठीक है जैन, लेकिन तुम ज़्यादा दिन तक अपनी प्रेगनेंसी को छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में तुम्हारा धीरे धीरे करके बेबी बम बाहर आने लगेगा। जैन बोलता है, वो मैं 2 महीने के बाद यहाँ से एक लॉन्ग लीव ले लूँगा और यहाँ से दूर चला जाऊँगा कहीं। लिू हाईक्वान बोलता है, ठीक है जैन, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही, और लेकिन मैं तुम्हारी हेल्थ के बारे में चेक करता रहूँगा तुम्हें, ठीक है? और मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि तुम्हें कैसे अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। जैन अपना सिर हमें हिला देता है और बोलता है, थैंक यू सो मच क्वानगे मेरी बातों को समझने के लिए। लिू हाईक्वान फिर जैन को देखता है। जैन स्माइल करता है और वो स्टमक पर अपना हाथ रखता है और उसके हार्ट में उसे एक वार्मथ फीलिंग होती है। जैन ये देखकर स्माइल करता है। यहीं पर ही ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जैन ये याद करने के बाद धीरे से मम्बल करता है और रोते हुए बोलता है, आशियन, और फिर वो सिसकते हुए फिर से रोना शुरू कर देता है। लगभग 15 मिनट के बाद फिर से डोर ओपन होता है यीबो के रूम का और लिू हाईक्वान कमरे के अंदर आता है और फिर वो डोर को बंद करता है और रूम में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें जैन पर पड़ती हैं, जो कि फ्लोर पर नीचे बेड के पास गिरा हुआ था। ये देखकर लिू हाईक्वान जैन के पास आता है और देखता है जैन की बॉडी से जो ब्लड था वो निकल रहा था और उसकी बॉडी पर बहुत बुरी तरह से मारने के निशान थे। ये देखकर लिू हाईक्वान बहुत ही घबरा जाता है। जैन जब देखता है कि किसी ने डोर को ओपन किया तो जैन सोचता है कि फिर से ईबो आ गया है उसे टॉर्चर करने के लिए। जैन बहुत ही डर जाता है और वो अपने सामने वाले इंसान को इग्नोर करने के लिए अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। लिू हाईक्वान मेडिकल किट को वहीं मेज पर रखता है और फिर वो जैन के पास आता है और जैन को ब्राइडल स्टड में कैरी करता है। जैन जैसे ये फील करता है तो इमीडिएटली अपनी आइज़ को ओपन करता है और अपने सामने लिू हाईक्वान को देखता है। लिू हाईक्वान बोलता है, जैन जैन काम डाउन, मैं हूँ, ठीक है? लिू हाईक्वान। जैन ये देख कर थोड़ा सा शांत होता है। लिू हाईक्वान फिर जैन को बेड पर रख देता है। जैन चुपचाप बेड पर बैठा रहता है अपने सर को नीचे किए हुए। इसके बाद लिू हाईक्वान अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। फिर वो जैन के पास बेड पर बैठता है और वो फिर जैन को देखता है। फिर वो जैन के हाथों में जो वायर्स लगे हुए थे उन्हें कट करता है और जो जैन के एंकल जिन वायर से बंधे हुए थे लोहे के उन्हें भी कट करता है और अब जाकर जैन उन वायर से रिलीफ होता है। इसके बाद और वो मेडिसिन को निकालता है। फिर जैन की शर्ट को रिमूव करता है उसकी बॉडी से और फिर वो जैन के बाउंड्स पर उसे मेडिसिन लगाना शुरू कर देता है। जैन के अच्छे से मतलब सभी बाउंड्स पर मेडिसिन लगा देने के बाद लिू हाईक्वान जैन को देखता है। जैन चुपचाप बैठा हुआ था। हाफ एन आवर के बाद जो जैन है वो अपनी शर्ट को वियर कर लेता है। लिू हाईक्वान बोलता है, जैन वैसे तुम्हारी डॉटर बहुत क्यूट है। जैसे ही जैन ये सुनता है तब वो एक होपफुल आई से लिू हाईक्वान को देखता है और बोलता है, आशियन आपने देखा उसे, वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, क्या उसने खाना खाया? लिू हाईक्वान जैन को देखता है। जैन बहुत सारे क्वेश्चन लिू हाईक्वान से पूछ लेता है। लिू हाईक्वान जैन को देखता है और वो बोलता है, काम डाउन जैन, शांत हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक है, यूबिन उसके साथ है, वो उसका ध्यान रख रहा है। जैन बोलता है, यूबिन कि क्या ईबो ने उसे भी टॉर्चर किया है? लिू हाईक्वान बोलता है, जैन ईबो तुम पर गुस्सा है, दूसरों पर नहीं। वो यूबिन को कभी भी टॉर्चर नहीं करेंगे जब तक कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर वो यूबिन को टॉर्चर करेंगे। जैन ये सुनता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन्हें साफ करता है। लिू हाईक्वान बोलता है, जैन आशियन मास्टर को अपना डैड मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। यहाँ तक कि जब मास्टर आशियन से बात करने की भी कोशिश करते हैं तब वो अपने आप को यूबिन की आर्म्स के अंदर हाइड कर लेती है। वो ईबो से डर रही है। जैन
लिऊ हाई क्वान जैन को इन्फॉर्म करता है। जैन ये सुनता है और वो लिऊ हाई क्वान को देखता है। जैन को नहीं पता कि उसे ये सुनने के बाद अच्छा फील करना चाहिए या नहीं, कि आशियन जो है वो ईबो को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जैन बोलता है वो वो मुझे मिस करेगी, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है, मुझे मुझे उससे मिलना है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, वो मेरे बिना कुछ भी नहीं खाएगी, मुझे पता है वो मुझे मिस करेगी। लिऊ हाई क्वान बोलता है हाँ जैन, अभी भी वो तुमसे मिलने के लिए रो रही है, उसने कुछ नहीं खाया है और वो बार बार तुमसे मिलने के बारे में ही बोल रही है। मुझे नहीं पता कि यू बिन उसे कब तक शांत रख पाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता। जैन जब ये सुनता है तब वो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो सैड हो जाता है और फिर वो बेड से उठता है और वो धीरे धीरे करके जो है वो डोर की ओर जाने लगता है। तभी यू हाई कॉन बोलता है जैन तुम बाहर नहीं जा सकते हो, रूम के बाहर गार्ड हैं, वो तुम्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देंगे, और अगर तुमने यहाँ से फोर्सफुली जाने की कोशिश की तो फिर तुम अपने लिए ही और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। मास्टर इन सालों के अंदर बहुत चेंज हो गए हैं जैन, वो पहले जैसे नहीं है, अब उनमें गुस्से की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और वो किसी को भी टॉर्चर करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे जैन, वो पहले वाले मास्टर नहीं हैं। अब उनका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो चुका है, वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे किसी को भी टॉर्चर करने में। तो जैन प्लीज़ तुम अपने आप को शांत रखो और तुम यहीं रहो, और तुम उनसे अपने आप को माफ़ करने के लिए भी नहीं बोल सकते हो जैन। अब बहुत ही बुरी तरह से वो फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्से में हैं, वो पता नहीं क्या कर देंगे जैन। जैन जब ये सुनता है तब वो अपने प्लेस पर ही स्टॉप हो जाता है और वो पीछे टर्न होकर यूबिन को देखता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता उसे कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। जैन बोलता है मैं आशियन से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं उसके लिए बहुत ही डरा हुआ हूँ। लियो हाई कान बोलता है जैन ये सिर्फ मास्टर के मूड पर डिपेंड करता है कि कब वो तुम्हें आशियन से मिलने दें, इस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैन ये सुनने के बाद पूरी तरह से सैड हो जाता है, फिर वो धीरे से चल कर आता है और वो बेड पर बैठ जाता है। लियो हाई कॉन जैन को देखता है और फिर वो अपने जो फर्स्ट एड बॉक्स था उसे बंद करता है और फिर वो रूम से बाहर आ जाता है। लियो हाई क्वान के जाने के बाद जैन चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और वो ऐसे ही करके चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक से जैन की नज़र अपने हाथ पर जाती है और वो वॉरिड हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसकी फिंगर के अंदर उसकी रिंग नहीं थी। ये देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी रिंग नज़र नहीं आती है। जैन फिर बेड पर देखता है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ पर भी उसकी इंगेजमेंट रिंग नहीं थी। फिर जैन फ्लोर पर नीचे उतरता है, जैन को पेन होता है उसके जो वाउंड्स थे उनकी वजह से, लेकिन फिर भी जैन उसे इग्नोर करता है और वो अपनी उस इंगेजमेंट रिंग को ढूंढता है। लेकिन जैन पूरी तरह से ढूंढ लेता है रूम के अंदर, लेकिन जैन को कहीं पर भी वो इंगेजमेंट रिंग नहीं मिलती है। जैन बहुत ही ज़्यादा डरते हुए और घबराते हुए, वो बहुत ही परेशान था और वो अपनी इंगेजमेंट रिंग को जो उसकी फिंगर थी उसे टच करता है और उसे रब करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूम के अंदर देखते हैं वांग ईबो और जू जेनजिंग को। जू जेनजिंग ईबो के सामने अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। ईबो कोल्ड वॉइस में पूछता है जू जेनजिंग तुमने आशियन पर क्यों चिल्लाया। जू जेनजिंग जब ये सुनता है तब बोलता है मास्टर वो लिटिल डेविल मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी मास्टर, और वो मेरे कान में बहुत ही ज़ोर से चिल्ला भी रही थी और रो भी रही थी, इसीलिए बस मैंने उस पर चिल्ला दिया। ईबो जब ये सुनता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी फिस्ट को टाइट करके पकड़ लेता है। ईबो धीरे धीरे करके जू जेनजिंग की ओर आगे बढ़ता है वो, और फिर ईबो जल्दी से जू जेनजिंग की कॉलर को पकड़ता है टाइट करके और बोलता है तुम जानते हो वो कौन है। जू जेनजिंग बिल्कुल भी ईबो के आइज़ में नहीं देखता है और वो बोलता है शाओ जैन की डॉटर। ईबो जब भी सुनता है तब वो उसके नेक को और भी टाइटली पकड़ता है और बोलता है तुम जानते हो उसका फादर कौन है। जू जेनजिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है मुझे नहीं पता कि उसका फादर कौन है, वो जैन ने और मेंस के साथ रिलेशनशिप बनाया होगा। इससे पहले कि जू जेनजिंग अपनी इस कम बात को पूरा कर पाता उससे पहले ही जू जेनजिंग को अपने फेस पर एक पंच फील होता है बहुत ही ज़ोर से। ईबो दोबारा से उसकी नेक से उसे पकड़ता है और फिर अपनी ओर करता है और उसके फेस पर चिल्लाते हुए बोलता है वो मेरी बेटी है और तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई। जैसे ही जू जेनजिंग ये सुनता है तब उसे तो एक बहुत बड़ा शॉक ही लग जाता है। ईबो फिर से जू जेनजिंग को उसकी कॉलर से पकड़ता है और अपनी ओर करता है
जो ज़ेनज़िंग तो नीचे देखने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ईबो की ओर देखने की। ईबो कसकर ज़ू ज़ेनज़िंग को नेक को पकड़ता है और उसे प्रेस करने लगता है, जैसे ज़ू ज़ेनज़िंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसका पूरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। ज़ू ज़ेनज़िंग को बिल्कुल भी मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या सुन लिया उसने। वो बहुत बुरी तरह से डर से कांपने लगता है। ईबो चिल्लाते हुए बोलता है, और कितने लोगों ने मेरी बेटी को इस मेंशन में लाते वक्त इंसल्ट किया था, हाँ, मुझे उन सब के नाम बताओ। जू ज़ेनज़िंग डरते हुए बोलता है, ओके बॉस। ईबो जू ज़ेनज़िंग पर फिर से गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम एक बच्ची पर कैसे चिल्ला सकते हो, हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हर बार गलती करते हो। ये सिर्फ मेरी बच्ची की बात नहीं है, तुम किसी भी बच्चे पर नहीं चिल्ला सकती हो। वो मासूम होते हैं, तुम जानते भी हो। वो इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, और तुम उन पर कैसे चिल्ला सकते हो? तुम्हारी वजह से देखा वो कैसे रो रही थी। सब तुम्हारी वजह से। अगर दोबारा से तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें हमेशा से मेरे लेफ्ट हैंड की पोजीशन से हटा दूंगा और तुम्हें मेरा ड्राइवर बना दूंगा, और तुम्हें दोबारा कभी भी वो पोजीशन नहीं मिलेगी, समझाया तुम्हें? ये बोलकर ईबो जू ज़ेनज़िंग को पुश करता है, जिससे जू ज़ेनज़िंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। फिर ईबो जू ज़ेनज़िंग को देखता है और बोलता है, अगर दोबारा से आशियन कभी रोई, अगर तुम्हारी वजह से या किसी और गार्ड की वजह से, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, समझ आया तुम्हें? जू ज़ेनज़िंग अपने मन में चिल्लाता है और बोलता है, क्या? तभी ईबो बोलता है, आज से आशियन की पूरी टेक केयर तुम्हें करनी है। अगर वो रोई तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, समझ आया तुम्हें? जू ज़ेनज़िंग बोलता है कि क्या मैं उसकी केयर करूंगा? मैं उसकी नैनी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो ईबो के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। ईबो बोलता है, तुम्हें समझ आया या नहीं? जू ज़ेनज़िंग बोलता है, ओके बॉस। ईबो गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हारे या किसी और गार्ड की वजह से भी रोई ना वो, तो देख लेना, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। अभी तो फिलहाल जो जू यूबिन है वो आशिन का ध्यान रख रहा है, लेकिन वो गार्ड की वजह से रोई और तुम्हारी वजह से, तो फिर देख लेना तुम। ये बोलकर ईबो जू ज़ेनज़िंग को घूरता है। जू ज़ेनज़िंग नीचे की ओर देखने लगता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद ईबो फिर जू ज़ेनज़िंग को घूरते हुए रूम से बाहर आ जाता है। ईबो के बाहर आते ही जू ज़ेनज़िंग एक चैन की सांस लेता है। अब जाकर उसे सांस आ रही थी, क्योंकि ईबो का इतना डार्क ऑरा देखकर वो तो पूरा ही घबरा चुका था। ईबो फिर रूम से बाहर आता है। रूम से बाहर आने के बाद फिर वो हॉल के अंदर आता है। हॉल के अंदर फिर वो वापस एक रूम के सामने जाता है और खड़ा हो जाता है। ईबो देखता है कि आशियन ने अभी भी यूबिन को हाइड हक करके रखा है और अपने आप को छुपा रखा है। ईबो ये देखता है और स्माइल करता है, और फिर वो रूम के अंदर जाता है और वो आशियन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही कामिंग और स्मूथ वॉइस के अंदर बोलता है, आशियन। आशियन जैसे ये वॉइस सुनती है तब वो पीछे टर्न होकर देखती है, तो ईबो उसके पास खड़ा हुआ था। ये देखकर जल्दी ही आशियन फिर से अपने आप को यूबिन के पीछे छुपा लेती है। ईबो जब ये देखता है तब बोलता है, आशियन बेबी प्लीज़ मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ईबो ये बोलकर अपना हाथ आशियन की ओर आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन आशियन ईबो के हाथ पर स्लैप करती है और बोलती है, बैड अंकल, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मुझे मेरी मम्मा चाहिए, प्लीज़ मेरी मम्मा मुझे वापस दे दीजिए। ईबो जब अपनी ही डॉटर के माउथ से अपने लिए अंकल वर्ड सुनता है, तब उसे उसके हार्ट में बहुत ही शार्प पेन होता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ईबो अपने आइज़ में जो आंसू भरे हुए थे उन्हें कंट्रोल करता है और बोलता है, आशियन बेबी, मुझे मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये रिक्वेस्ट करते हुए ईवो आशियन को देखता है, लेकिन आशियन अपने आप को फिर से यूबिन के आर्म्स में छुपा लेती है और रोने लगती है और बोलती है, बैड अंकल, मुझे मुझे मेरी मम्मा चाहिए। यूबिन अंकल, इन्हें बोलिए ये यहाँ से चले जाएं। इन्होंने इन्होंने मेरी मम्मा को छुपा दिया है। ये मेरी मम्मा लाकर मुझे नहीं दे रहे, मुझे मुझे मम्मा चाहिए। ये बोलकर आशियन फिर से बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। ईबो जब ये देखता है तब वो अपने मन में सोचता है, आशियन बेटा, मैं तुम्हारा फादर हूँ, प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो बेटा। आशियन, मुझे मुझे हर्ट होता है जब जब तुम मुझे अंकल बुलाती हो। प्लीज़ ऐसा मत करो बेटा, मुझे रिजेक्ट मत करो। मुझे मुझे बहुत हर्ट होता है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। पता नहीं तुम मुझे कब अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट करोगी। ये सोच कर ही ईबो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ईबो आशियन को देखता है, जो कि अपने आप को पूरी तरह से यूबिन के बाहों में छुपा के रखी थी। ईबो को बहुत ही हर्ट होता है। ईबो की आंखें आंसुओं से भर जाती है, और वहीं आशियन बार बार रो रही थी और बोल रही थी उसे मम्मा चाहिए। ईबो अपने आंसुओं को यूबिन को नहीं दिखाता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और वो बोलता है, यूबिन, आशियन को बताओ कि मैं उसका डैड हूँ। तभी आशियन फिर से ज़ोर से चिल्लाती है और रोते हुए बोलती है, मम्मा, मुझे मम्मा चाहिए। ईबो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है ये देखकर।
तभी यूबिन बोलता है, ईबो अब तुम यहाँ से चले जाओ, आशियन तुम्हें देखकर डर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, तुम उसके लिए अभी स्ट्रेंजर हो, प्लीज़ अभी चले जाओ। ईबो ये सुनने के बाद अपनी आइज़ को बंद करता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। यूबिन जो था वो आशियन को हग करके बेड पर लेटा हुआ था। आशियन का सर यूबिन के शोल्डर पर था और वो आराम से लेटी हुई थी। तभी अचानक से आशियन के स्टमक से आवाज़ आने लगती है गर्ल की, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। आशियन बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, लेकिन उसने सुबह से नून आफ्टरनून से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से उसे भूख लग रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाना चाहती थी बिल्कुल भी अपनी मम्मा के बिना। यूबिन बोलता है, आशियन बेबी क्या तुम अपनी मम्मा के साथ डिनर करना चाहती हो? जैसे ही आशियन ये सुनती है तब वो यूबिन को देखती है और हैप्पी हो जाती है और स्माइल करती है और बोलती है मम्मा। यूबिन बोलता है, तो फिर ठीक है, हम बैड अंकल से बोलेंगे कि वो तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलने की परमिशन दे दे, ठीक है? यूबिन जब ये बोलता है तो आशियन स्माइल करती है और बोलती है हाँ। इसके बाद यूबिन आशियन को गोद में कैरी करता है और वो बेड से उठता है और वो उसे लेकर रूम से बाहर आता है और इधर उधर देखता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है। तभी आशियन बोलती है, अंकल मैंने देखा था कि वो लोग ना मम्मा को स्टेल्स की ओर लेकर गए थे। यूबिन जब ये सुनता है तब बोलता है, क्या आशियन बेबी क्या कहा तुमने, स्टेल्स? आशियन बोलती है हाँ स्टेल्स। लेकिन यूबिन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आशियन बोलना क्या चाहती है। फिर आशियन यूबिन की बाहों से नीचे उतरती है और वो यूबिन की फिंगर को पकड़ती है और वहाँ से वो चलना शुरू कर देती है। फिर वो सीढ़ियों के सामने आती है और दिखाती हुई बोलती है, यूबिन अंकल स्टेल्स। यूबिन ये देख कर बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि जैन ऊपर है? और फिर वो आशियन को देखता है। आशियन अपना सिर हमें हिला देती है। फिर यूबिन फर्स्ट फ्लोर को देखता है और वहाँ से जितने भी मेड और सर्वेंट गुजर रहे थे वो उन दोनों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सभी को पता चल गया था कि आशियन जो वो है वो ईवो की डॉटर है और वो लोग बिल्कुल भी मुसीबत अपने लिए खड़ी करना नहीं चाहते थे, इसीलिए। फिर यूबिन आशियन का हाथ पकड़ता है और वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर आता है और वो आशियन और यूबिन को कहीं जाते हुए देखता है। तो वो बोलता है, वेट रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? ये बोलकर ईबो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यूबिन जब देखता है ईबो को तो वो पीछे टर्न होता है। आशियन तभी धीरे से बोलती है, मम्मा। ईबो जब ये सुनता है तब वो बोलता है, आशियन बेबी तुम्हारा डैड यहाँ पर है, तुम उससे जो चाहो वो बोल सकती है, मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आऊँगा, प्लीज़ तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन आशियन कुछ भी नहीं बोलती है। तभी यूबिन बोलता है और बोलता है, ईबो एक्चुअली वो क्या है कि आशियन ने आफ्टरनून से कुछ भी नहीं खाया है, वो शावजन के बिना कुछ भी नहीं खाती है और वो बहुत ही ज़्यादा भूखी है, वो जैन के बिना कुछ नहीं खाएगी, प्लीज़ ईबो हमें जैन से मिलने की परमिशन दे दो प्लीज़। आशियन तभी यूबिन के लेग को हक करती है और बोलती है, प्लीज़ आई एम हंग्री, मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे मुझे मम्मा चाहिए। ये बोलकर वो अपने आप को यूबिन के पीछे हाइड करने लगती है। ईबो आशियन को देखता है जो कि अपने आप को हाइड कर रही थी यूबिन के लेग्स के मतलब पीछे। ईबो जब ये देखता है तब वो बिल्कुल चुप हो जाता है ये सुनने के बाद और फिर वो आशियन को ही देखता रहता है। आशियन सीक्रेटली ईबो को देखती है। जब आशियन को ये फील होता है कि ईबो उसे देख रहा है तब वो फिर से अपने आप को जो है वो यूबिन के पीछे छुपा लेती है। ईबो ये देखता है और फिर वो साइलेंट रह जाता है। यूबिन बोलता है, ईबो प्लीज़ हमें परमिशन दे दो। ईबो फिर थोड़ी देर साइलेंट रहता है और बोलता है, ठीक है। ये बोलकर ईबो ऊपर सीढ़ियों की ओर जाने लगता है। ये देखकर यूबिन और जो आशियन थी वो भी सीढ़ियों की ओर जाने लगते हैं। ईबो एक रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर रूम के सामने 2 गार्ड खड़े हुए थे। आशियन जैसे ही उन गार्ड को देखती है तब वो डर जाती है और वो यूबिन से चिपकने लगती है। यूबिन जब ये देखता है तब वो आशियन को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर यूबिन ईबो को देखता है और बोलता है, क्या जैन यहाँ पर है? ईबो यूबिन को देखता है और बोलता है, हाँ लेकिन सिर्फ आशियन ही जैन से मिल सकती है, तुम नहीं, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जब आशियन और यूबिन ये सुनते हैं तब दोनों शॉकिंगली ईबो को देखते हैं। तभी आशियन बोलती है, बुरे अंकल, आप मेरे बिन अंकल को मेरी मम्मा से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? आप बहुत बुरे हो। ये बोलकर वो यूबिन को हक कर लेती है। ईबो जब ये सुनता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। ईबो फिर भी हिम्मत करता है और वो अपने हाथों को आशियन की ओर आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आशियन बेबी मेरे पास आओ। लेकिन आशियन ईबो को देखती है और वो ईबो को इग्नोर कर देती है और ईबो के हाथ वैसे ही रह जाते हैं। ईबो फिर अपने हाथों को पीछे कर लेता है, वापस अपने हाथों को पॉकेट में डालता है और वो आशियन को देखता है और फिर यूबिन को देखता है और बोलता है, ठीक है, तुम्हारे यूबिन अंकल भी
तुम्हारी मॉम से मिल सकते हैं। जैसे ही यूबिन और आशियन ये सुनते हैं तब वो शॉकिंगली ईबो को देखते हैं। आशियन सरप्राइजिंगली ईबो को देखती है और फिर वो स्माइल करती है और यूबिन को देखती है और फिर बोलती है, अंकल मुझे भूख लगी है और मुझे मम्मा के साथ खाना खाना है। यूबिन जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ। इसके बाद ईबो बोलता है, मैं आपके लिए खाना रूम में भेज दूंगा। फिर यूबिन बोलता है हाँ। इसके बाद ईबो रूम का डोर ओपन करता है और यूबिन और आशियन दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर ईबो भी रूम के अंदर आता है। आशियन और यूबिन दोनों ही जैन को देखते हैं। जैन जब देखता है कि कोई रूम के अंदर आया तब वो भी अपने फेस को ऊपर करता है। जैसे ही जैन यूबिन और आशियन को देखता है तब उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जैन बोलता है, यूबिन, आशियन, और वो बेड से उठने की कोशिश करता है। उसकी पूरी बॉडी में उसे दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो बेड से उठ जाता है अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। जैन जल्दी से बेड से उठता है और वो आशियन की ओर चला जाता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। आशियन भी भागते हुए आती है और वो जैन को गले लगा लेती है। जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे लगातार। उसने अपनी बेटी को बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही मिस किया था। वो अपनी बेटी को जल्दी से टाइट करके हग करता है। आशियन भी जैन को गले लगाती है। आशियन फिर जैन को देखती है। जैन अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने ऐसे नहीं रो सकता है। जैन अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और अपने बेबी के फेस को देखता है और बोलता है, आई मिस यू माई बेबी। आशियन बोलती है, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया लेकिन इन बुरे अंकल ने है ना मुझे आपसे मिलने नहीं दिया, ना ही मुझे मिलने दिया, ना ही बैड अंकल ने है ना यूबिन अंकल को भी नहीं मिलने दिया मम्मा। जब जैन ये वो सुनता है तब वो ईबो की ओर देखता है। जैन जैसे ही ईबो को देखता है तब उसे याद आता है कि ईबो ने कितनी क्रूरता से जैन को बेल्ट से मारा था। जैन जैसे ये याद करता है तब उसे वो पेन याद आता है। जैन फिर आशियन को देखता है और उसे हग कर लेता है और अपनी बेटी पर खूब सारा प्यार लुटाता है। जैन आशियन के दोनों चिक्स पर किस करता है और बोलता है, मम्मा लव्स यू सो मच बेबी। और आशियन भी बोलती है, आशियन मम्मा को बहुत प्यार करती है। ये बोलकर आशियन भी जैन के चिक्स पर किस करती है। के बाद जैन आशियन को उठाता है और वो उसे बेड पर बैठाता है। आशियन ने जैन को हक किया हुआ था। आशियन अपने चेहरे को जैन की गर्दन में छुपा लेती है ईबो से बचने के लिए। जैन आशियन को लेकर बेड पर बैठ जाता है। आशियन जैन को टाइट करके हक करती है जिससे जैन की पूरी बॉडी में दर्द होता है लेकिन फिर वो आशियन को प्यार करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। जैन आशियन के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और फिर वो उसके फोरहेड पर, उसके हाथों पर और उसके चिक्स पर किस करता है। आशियन जैन को देखती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। जैन बोलता है, माई लिटिल प्रिंसेस। यूबिन जो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो जैन को ही देख रहा था। तभी अचानक से यूबिन की नज़रें जैन के हाथ पर पड़ी उस लाल निशान पर जाती है। ये देखकर यूबिन जैन को शॉकिंगली देखता है। फिर वो वांग ईबो को देखता है और फिर से जैन को देखता है। जैन के हाथ पर लाल निशान सच में बहुत ही ज़्यादा गहरा था। यूविन फिर जल्दी से जानबूझकर जैन का हाथ पकड़ लेता है ये चेक करने के लिए कि जैन के हाथ पर उसे दर्द हो रहा है या नहीं। जैसे ही यूविन जैन का हाथ पकड़ता है जैन पेन के अंदर चिल्लाता है लेकिन फिर वो जल्दी से अपनी माउथ को बंद कर लेता है। यूविन जब ये देखता है तब वो बोलता है, आई एम सॉरी जैन, कि क्या हुआ तुम्हारे हाथ को। जैन हेजिटेटली अपने हाथ को देखता है। तभी आशियन जल्दी से जैन के फेस को देखती है और फिर वो जैन के हाथ को देखती है। जैन जब ये फील करता है तब वो जल्दी से अपने हाथ को हेजिटेटली अपने बैग के पीछे छुपा लेता है। आशियन भी जैन को ही देख रही थी। यूबिन बोलता है, जैन बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें। जैन हेजिटेटली ईबो को देखता है। ईबो जैन की ओर ग्लेयर करता है और अपने सिर को ना में हिलाता है, यानी कि वो उसे ये बोलना चाहता था कि हिम्मत भी नहीं करना बताने की। तो जैन ऑकवर्ड से स्माइल देता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ आशियन। तभी ईबो जल्दी से बेड के पास आता है और बोलता है, आशियन बेबी बताओ मुझे तुम डिनर में क्या खाओगी, बताओ मुझे। और वो अपना हाथ आशियन की ओर आगे बढ़ाता है उसको टच करने के लिए लेकिन आशियन जो है वो जैन को टाइटली हग कर लेती है और वो ईबो के हाथ पर स्लैप करती है। ये देखकर ईबो अपनी जगह फ्रीज हो जाता है कि आखिरकार कब तक उसकी बेटी उसे रिजेक्ट करती रहेगी। उसे बहुत ही पेन फील हो रहा था बार बार ऐसे रिजेक्ट होने से। जैन फिर आशियन को देखता है और बोलता है, बेबी बताओ मुझे तुम क्या खाओगी डिनर में। आशियन जैन को देखती है और बोलती है, मम्मा मैं फ्राइड राइस और वॉन्टन सूप। जैसे ही जैन ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब है फ्राइड राइस और वॉन्टन सूप। आशियन स्माइल करती है और अपने सिर को हाँ में हिलाती है।
और बोलती है, "मामा मुझे मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, प्लीज़ मामा बैड अंकल को बोलिए ना वो मेरे लिए खाना लेकर आएँ, मुझे भूख लगी है।" ईबो जब ये सुनता है तो बोलता है, "आशियन बेबी मैं तुम्हारा डैड हूँ।" लेकिन आशियन ईबो को इग्नोर करती है और वो पाउट बनाती है और ज़ैन के चिक्स को पॉक करती है। ईबो सब चीज़ें देख रहा था, उसे हर्ट हो रहा था कि उसकी बेटी कंटिन्यूअसली उसे इग्नोर किए जा रही है। ईबो ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर कुछ ही देर में फिर से आशियन के स्टमक से आवाज़ आने लगती है। ईबो फिर जो टेबल था कॉर्नर का उसे कसकर पकड़ता है और फिर वो उठ जाता है टेबल से और फिर वो रूम से बाहर आता है और फिर वो जाता है और अपने पर्सनल शेफ़ को बोलता है कि सबके लिए खाना बनाने के लिए पर्सनल शेफ़ ये पहली बार सुन रहा था कि ईबो ने अपने अलावा और किसी भी लोगों के लिए खाना बनाने के लिए कहा था। ये पहली बार हो रहा था सबके साथ। फिर 1 घंटे के बाद ईपो का पर्सनल शेफ़ उन सब के लिए खाना बना देता है। खाना बन जाने के बाद जो मेड्स थीं वो खाना लेकर ज़ैन के रूम में जाती हैं। आशियन खाना देखकर बहुत ही हैप्पी हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग बैठकर वहाँ पर डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद ज़ैन आशियन के माउथ को वाइप करता है टिश्यू से। टिश्यू की हेल्प से तभी फिर यूबिन बोलता है, "ज़ैन मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट।" ज़ैन बोलता है, "गुड नाइट यूबिन।" आशियन के चिक्स पर फिर यूबिन किस करता है। यूबिन जब आशियन को किस करता है तब आशियन भी यूबिन के चिक्स पर किस करती है। ये देखकर यूबिन और ज़ैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब आशियन किसी को किस करती है। सिर्फ ज़ैन के अलावा वो किसी को नहीं करती है, बहुत ही कम करती है, एक्चुअली करती ही नहीं है। ये देखकर वो दोनों ही शॉक थे। वहीं वांग ईबो जो थोड़ी सी दूर बैठा हुआ था, जब वो ये सब देखता है तब वो गुस्से में रेड हो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। ईबो अपने मन में सोचता है कि आशियन तो मुझसे बात भी नहीं करती है, बात तो दूर है, वो बस इग्नोर करती है मुझे। और यूबिन तो उसका ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, फिर भी वो उसके साथ कितने कंफर्टेबली है, कितने अच्छे से बात कर रही है। आई मीन बहुत बुरा लगता है ईबो को ये सब देखकर। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको इस स्टोरी को लेकर जो मैं अभी दे देती हूँ। फर्स्ट, मुझे बार बार लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इस एफएफ के और कितने पार्ट और हैं। तो इस एफएफ के 15 पार्ट और हैं, ठीक है। अगर मैं वीडियो में उन्हें बनाऊंगी तो आई थिंक 20 से 25 पार्ट और बन जाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, ओके। तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा। और सेकंड ये है कि आशियन की पूरी एज कितनी है, तो आशियन 3 साल और 11 महीने की है वो, ठीक है। और पिक्स बड़ी लग रही है तो वो सिर्फ ऐसे ही है, मैंने दिखाने के लिए कि भी हाँ बातें हो रही हैं तो मैं ऐसे ही पिक्स को यूज़ करती हूँ, वो कोई मतलब रियल पिक्स नहीं है। आई मीन आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। आई मीन बोरिंग नहीं लगे तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें पिक्स वगैरह ऐड करती हूँ। और थर्ड ये है कि आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी आप एक वर्ड बार-बार बोल देते हो या फिर एक चीज़ दोबारा बोल देते हो। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन-सा वर्ड मैंने बार-बार बोल दिया है। ओके, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, आई नो थोड़ा-सा मतलब अजीब लगता है, आप लोग मतलब काफ़ी लोगों ने बोला था कि बकवास लगता है ऐसे बार-बार वर्ड को रिपीट करना। तो ये मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, हो जाता है। प्लीज़ आप लोग भी समझने की कोशिश करिए कि हम जानबूझ के नहीं करते हैं। जब एक चीज़ को रीड करते हैं, उसे एक स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा हो जाता है। ओके। आई